हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 8th ऑफ अगस्त और आज की डेट में हम कल और आज दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टर्स हैव अनाउंस्ड अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है बांग्लादेश। आप यहाँ देख सकते हैं, Quota protesters have announced a countrywide non-cooperation movement in Bangladesh, and two coordinators of the anti-discrimination student movement announced their fresh program to their various social media programs. The protest erupted in Bangladesh after a High Court decision reinstated a quota system for government jobs. And under this system, 93% of the seats in government services will be reserved for the merit and 5% of the jobs will be for freedom fighters and their descendants. तो आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में स्थिति किस तरीके से भयावह हो रखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Appointed as the director of the Central Marine Fisheries Research Institute. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है राजीव कुमार, ग्रिंसन जॉर्ज, सुरेश प्रभु या फिर विनोद शर्मा। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो हैं ग्रिंसन जॉर्ज। आप यहाँ देख सकते हैं, Grinson George has been appointed director of the CMFRI and he was former head of the Marine Biodiversity and Environmental Management Division at the Central Marine Fisheries Research Institute. She has also held the position of Senior Program Specialist at the Dhaka-based South Asian Association for Regional Cooperation. And Dr. George is a fisheries researcher with more than 20 years of experience, and he is knowledgeable on climate change, remote sensing, marine biodiversity, environmental management, fisheries, oceanography, and resource management. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में CMFRI के नए डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। इसके साथ ही सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 3rd of February 1947 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। From which country did President Draupadi Murmu receive the highest honor in August 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड या फिर फिजी। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्ड द Companion of the Order of Fiji, Fiji's highest honor, and this honor was awarded during her first visit to Fiji. And the award was presented by Fiji's President William Katoniver. So Fiji's highest honor, the Companion of the Honor of Fiji, Order of Fiji, reflects the significance of President Murmu's visit and her contributions
The ceremonial aspect of the visit highlights the strong bilateral relation and mutual respect between India and Fiji. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सो फिजी की बात करें, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से जाना जाता है, ये एक आइलैंड कंट्री है इन मेलेनेशिया एज पार्ट ऑफ ओशिनिया इन द साउथ पैसिफिक ओशन, और इसकी कैपिटल है सुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization is responsible for the Be Ready Index, which is set to replace the Doing Business Index? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संगठन बी रेडी इंडेक्स के लिए जिम्मेदार है जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो अभी तक वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता था, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा बी रेडी इंडेक्स से। आप यहाँ देख सकते हैं The World Bank is responsible for the Be Ready Index. The Be Ready Index will replace Doing Business Index, and this index will be released in April 2026. And it evaluates the global business environment across 10 key factors, including business entry, labor, financial services, international trade, and taxation. The Be Ready Index aims to assess how well countries support business operations, resilience to economic shocks, and adaptability. So the World Bank's shift to Be Ready Index signifies an evolution in how global business environments are accessed. So World Bank की बात करें तो आप जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है that provides loans and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the potential benefits of agri-tourism in India. So यहाँ पर भारत में कृषि पर्यटन से संबंधित जो लाभ हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है agri-tourism can help in solving the problem of low farm incomes by diversifying farmers' sources of revenue. And second, agri-tourism in India can contribute to the conservation of traditional agricultural practices and rural heritage. So यहाँ पर आपको जो कृषि पर्यटन है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं Agri-tourism is aligned with the Sustainable Development Goals and can play a crucial role in rural development by creating job opportunities and preserving the cultural and ecological heritage of rural India. The current size of the global agri-tourism industry is approximately $65.6 billion. And Bhutan's tourism policy is aligned with the concept of high-quality, low-volume tourism, which can be complemented by agri-tourism. So, dedicating parts of farmland to increase tree cover as part of agri-tourism activities not only enhance the aesthetic appeal for tourists, but also aids in the preservation and promotion of indigenous plant species. So agri-tourism की बात करें तो ये एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है that combines agriculture and tourism to bring visitors to farms
ranches, or other agricultural businesses. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICAR is an autonomous organization under which union ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ICAR किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। आप यहाँ देख सकते हैं The Indian Council of Agricultural Research is an autonomous organization under the Department of Agricultural Research and Education in Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And it is the highest authority responsible for coordinating, directing, and overseeing research and education related to agriculture. So government has formed an 11-member high-level committee led by Additional Secretary and Secretary of ICAR to propose measures for rationalizing and right seizing ICAR. So इस संस्था की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में और वर्तमान समय में ICAR के डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is set to open a climate change and health hub in which city in partnership with Asian Development Bank. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शन हैं चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब जो है ये केंद्र इसको खोलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं India is all set to open a climate change and health hub in New Delhi in partnership with the Asian Development Bank. The hub will facilitate knowledge sharing, partnerships, innovations, help developing countries, infectious disease and new natural disasters driven by climate change to challenge health systems. So Asian Development की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जिसे हम शॉर्ट में ADB कहते हैं, तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया गया 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In 2024, Bolivia, Bangladesh, Sierra Leone, and Gabon garnered international attention due to which of the following regions that were common to all of them? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 में बोलीविया, बांग्लादेश, सियरा लियोन और गैबन में निम्नलिखित में से किस कारण से अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो उन सभी के लिए सामान्य है? आपके ऑप्शन हैं डिस्कवरी ऑफ सब्सटेंशियल डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, थर्ड adopting cryptocurrency as legal tender या फिर attempted coups। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो सामान्य कारण रहा है इन सभी देशों की खबर में रहने का वो है अटेम्प्टेड coups। आप यहाँ देख सकते हैं
The common thread among these countries was the occurrence of attempted coups, which raised alarms internationally due to their potential to destabilize regions and impact global security dynamics. The attempted coups in these nations not only threatened the internal stability of each country, but also had a broader implications for regional and international security, prompting responses for global powers and international organizations. So the year 2024 saw a rise in such events with factors like economic struggles, governance issues, and external influence contributing to the unrest in these nations. बढ़ते हैं next question की ओर. Consider the following statements regarding pollution due to coal mining. यहाँ पर कोयला खनन से होने वाले प्रदूषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, the environmental impact assessment is required only for the expansion of coal mines, not for new mines. And second, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is responsible for enforcing environmental standards for coal mines through state pollution control boards. And second, continuous ambient air quality monitoring stations have been introduced to monitor air quantity around coal mines. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि दिए गए जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका ये इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं. सो EIA is required not only for the expansion of coal mines, but also for the establishment of new ones as per the Environmental Impact Assessment Notification 2006. And a no objection certificate from the Central Groundwater Authority is mandatory for dewatering activities in coal mines to ensure the sustainable management of groundwater resources. So obtaining an EC is mandatory for coal mining projects, which includes public consultation and consideration of environmental, ecological, and social impacts. Air pollution control measures include installing mist sprinkles using fog cannons covering coal handling plants and transporting coal primarily via railways. पॉल्यूशन भी कई तरीके से पॉल्यूशन का भी कारण बनता है, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर पॉल्यूशन के इश्यूज देखे जाते हैं. इससे मीथेन का इमिशन बढ़ता है. इसके साथ ही एयर पॉल्यूशन की समस्या देखी जाती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. How many Indian companies are included in this year's Fortune Global 500 list? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ष की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं. आपके ऑप्शन हैं 8, 9, 10 या फिर 11. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इस बार इसमें भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हैं. आप यहां देख सकते हैं. Reliance Industries moved up to number 86 from number 88 on Fortune's Global 500 list for 2024. And Reliance Industries continues to be the highest ranked Indian company. So 9 Indian companies are included in this year's Fortune Global 500 list. 5 of them are from the public sector, जिनमें शामिल हैं IOCL, LIC, ONGC, BPCL and SBI, and 4 are from the private sector. So
इसमें HDFC जो है वो शामिल होने वाला, मतलब वो पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही जो अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट है वो लगातार 11th ईयर फर्स्ट प्लेस पर बनी हुई है, मतलब टॉप प्लेस पर जो कंपनी है वो है वॉलमार्ट। और भारत की वो कंपनी जो टॉप रैंक्ड है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। By what percentage has India's renewable energy capacity increased over the past decade, according to the Union Minister Prahlad Joshi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार पिछले दशक में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है 125%, 150%, 165% या फिर 175%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो इंक्रीज देखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वो देखा गया है 165%। आप यहाँ देख सकते हैं India's renewable energy capacity has increased by 165% over the past decade, and the installed capacity rose from 76.38 gigawatt in 2014 to 203.1 gigawatt in 2024. India ranks fourth globally in renewable energy capacity with notable advancements in solar and wind power. And the renewable energy share in total installed capacity increased from 32.30% to 45.54% during this period. So India's significant growth in renewable energy highlights its commitment to sustainable development and energy security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State has recently become the first in India to implement the disaster risk transfer parametric insurance solution. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य हाल ही में आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाला राज्य है नागालैंड। आप यहाँ देख सकते हैं नागालैंड is the first state in India to implement the disaster risk transfer parametric insurance solution. And the MOU for DRTPS was signed with the SBI General Insurance. The insurance covers various disaster risks including floods, droughts, mudslides, and damage to properties and crops. So the scheme is set for a 3-year period from 2024 to 2027. DRTPS aims to protect critical infrastructure and reduce economic losses from disasters. And the scheme addresses the need for disaster risk management due to increased extreme weather events from climate change. So नागालैंड की बात करें तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्थित एक राज्य है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, असम से, मणिपुर से और इसके अलावा ईस्ट में म्यांमार से। सो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।